हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड। फर्स्ट पर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे थे। तो कल हमने फ्रांस की शुरुआती दौर पर चीजें इनको पढ़ी, इनको देखी, इस पर हम लोग बात करें। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। हो गया। चलिए एक बार पीछे किसी का डाउट, कोई क्वेरी। देखो बच्चों, मैंने पढ़ाया था, पीछे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था स्टेटस की बात मैंने करी थी, कैसे आपका संघर्ष था फ्रांस में, कैसे सारी चीजें हुई थी, ये आपको देखने की जरूरत है इन चीजों पर। चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। चलिए इतना हम आपका देख चुके थे। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अधिकार, कानूनी बराबरी, नैसर्गिक और अपरिहार्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त हैं और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। देखिए, नैसर्गिक अधिकार का मतलब है प्राकृतिक अधिकार। कभी ये शब्द आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, प्राकृतिक अधिकारों को कहते हैं नैसर्गिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भैया नैसर्गिक अधिकार क्या है, तो ऐसा कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने के साथ और बहुत सारी चीजें हैं। आपने तीनों स्टेटस को देख लिया था, कैसे वो संविधान को बनाने की बात कर रहे थे, नेशनल असेंबली बनी थी, कट एक्शन वहां कैसा लगेगा, कितने लोग होंगे, कौन कौन लोग वोट गिरेगा, ये सारी चीजें इसमें तय हो चुकी थी। अब राजनीतिक प्रतीक के क्या मायने होते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग आपका देखेंगे कि भैया जो राजनीतिक प्रतीक होते हैं उनके मीनिंग क्या है, क्या उनके मायने हैं, थोड़ा इनको देख लीजिए। 18वीं शताब्दी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार छपे हुए अक्सर आकृतियां और प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा था। बॉबियो ने अपनी पेंटिंग के अधिकार के घोषणा पत्र में लोगों तक पहुंचने के लिए अपने प्रतीकों का प्रयोग किया और इन प्रतीकों को समझने की कोशिश की। ठीक, टूटी हुई जंजीर, दासों के बंधे हुए जंजीर का प्रयोग था। हड्डी, टूटी हुई हथकड़ियां उनके आजादी के प्रतीक थी। कैसी थी? टूटी हुई हथकड़ियां उनके आजादी का प्रतीक थी। और अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता और पूरे गट्ठर के बल को नहीं तोड़ा जा सकता था। अगर सब मजबूत रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो उनको नहीं तोड़ सकते। अगर सिंगल सिंगल होंगे हम उनको तोड़ सकते हैं। ठीक, त्रिभुज के अंदर आंख यानी कि रोशनी बिखेरती आंख, ये कुछ आपके जो आपकी फ्रांस की क्रांति हो रही थी उसके कुछ आपके सिंबॉलिक रूप थे। ठीक, सर्वदर्शी आंख का ज्ञान का प्रतीक है। ये क्या है? इसको बताया गया था, ये ज्ञान का इसको प्रतीक बताया गया, ये सिंबॉलिक है। ठीक है, और सूर्य की किरण का अज्ञान रूप में अंधेरे को मिटा देती है। ऐसा इन्होंने ये कहने का और बताने का इसमें प्रतीत किया। ठीक, और इस तरीके के लाल फ्रंट टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी, यानी कि जब ये लोग आपका फ्री हो गए उसके बाद की टोपी है। ठीक, उसके बाद नीला सफेद लाल फ्रांस के जो रंग है वो इसमें हमको आपका देखने के लिए मिले। ठीक, और दोनों वाली स्थिति के कानून का मानवीय रूप, विधित पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर सब पे बराबर। ठीक, ये सारी चीजें इतनी हमने इनके प्रतीक के रूप में देखी। अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें अब नए कानून बन चुके हैं, नई चीजें इसमें हो रही हैं, और नई चीजें नहीं होने के बाद अब कुछ बदलाव आएगा। कह रहे हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म होना, गिरना, और गणतंत्र की स्थापना। कह रहे हैं राजतंत्र यानी कि राजा के तंत्र का खत्म हो रहा है और लोकतंत्र यानी कि गणतंत्र आपका बन रहा है। क्लियर है? यानी कि राजा की सत्ता को समाप्त होते हुए अब आपका गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है। उसकी स्थापना हुई कैसे, इसको हम देखते हैं। और आप जानते हैं
कि फ्रांस की स्थिति में आने वाले 20 वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। कैसी तनावपूर्ण? यदि लुईस 14 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा, ध्यान दीजिए, लुईस 14 शासक बना था। 20 साल की उम्र में जब वो शासक बना तो राजकोष खाली थे, उसने राजकोष को भराने के लिए टैक्स लगाया। और टैक्स कौन देते थे? आपके तीसरे स्टेटस के लोग। पहले स्टेटस में पादरी, दूसरे में अमीर वर्ग, और तीसरे में जो आपका स्टेटस था उसको ए बी सी में कैटेगराइज था। तो सी जो आपके थर्ड स्टेटस के लोग थे वो ही टैक्स भरते थे, लेकिन राइट्स उनको नहीं थे। उसी दौरान आंदोलन हुआ, आपकी क्रांति हुई, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए और उस पर अपने अधिकार की बात करी। वहां से क्रांति का जन्म हुआ। वहीं समानता एकता की बातों को रखा गया और राजा के हटाकर लोगों को शासन को स्थापित करने की बात की गई। लुईस 14 उसमें शासक हैं। ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको समझाई। अब 20 साल लग गए हैं। आप कह रहे हैं कि अगर संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा, प्रशा एक छोटा सा प्रांत था, स्टेट था, कहाँ का? फ्रांस का। परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। प्रशा एक उस समय का स्टेट मान लीजिए, या आप स्टेट ही मान लीजिए। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी महादेशों के शासक भी चिंतित थे। अब वो क्या रहा था कि आपके पड़ोस में यहाँ भी आपका राजा का शासन, यहाँ भी राजा का शासन, चारों तरफ राजा का शासन हो, उन्हीं के बीच में से वहां के लोग आपकी क्रांति करें और गणतंत्र को स्थापना कर दे, तो और राजा को चिंता होगी कि आज समस्या जो इनके यहाँ पैदा हुई, आज न कल हमारे यहाँ भी खड़ी हो सकती है। तो अब क्या थे? परंतु प्रशा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता चली। फ्रांस की घटना तथा अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद में होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक योजना पर अमल होता, अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कर दिया। उस समय आपके छोटे छोटे स्टेट के रूप में या देश के रूप में थे, स्टेट ही कहा जाता था उस समय। ऑस्ट्रिया जो आज देश है प्रॉपर, आपके प्रशा जो भी देश है, वहां भी आपके राजा थे। अब वहां भी युद्ध की घोषणा हो गई। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। कुलीन मतलब जो यूरोप के जो आपके राजा हैं और जो बड़े वर्ग थे, उनके विरोध में आम जनता उतरी। क्लियर है? अब देखिए, भारत में क्या हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, लेकिन यूरोप में अपने ही राजा के जो अमीर स्टेटस थे, उनके प्रति वर्ग संघर्ष हुआ था, जो आम जनता ने किया था। क्लियर है? उनके होठों पर स्वदेशी देशभक्ति के जो महाताराने थे, उनकी छवि में रेजिडेंट के लाइव द्वारा रचित मार्शलिस भी यह गीत पहली बार मार्शलिस ने स्वयं सेवियों को ने पेरिस की ओर आपका कूच किया। और ये सब कहाँ बढ़ रहे थे? पेरिस, जो एक आज बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, फ्रांस की कैपिटल भी है। और आप देखेंगे वहां लोग कैसे बढ़ रहे थे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए इस गाने पर मॉर्सिस हो गए, अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया। ये क्या बन गया? फ्रांस का राष्ट्रीय गान। तो पहले थोड़ा सा इतना आपका देखने का तो कोशिश करिए। अभी हम फ्रांस को देखते हैं, प्रशा को देखते हैं और ऑस्ट्रिया का देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इन्हीं को देखने का प्रयास करते हैं। कोई एक मैप मिल जाए हमें छोटा सा, ताकि हम जिसमें ऑस्ट्रिया प्रशा को हम समझ सकें। इसमें तो कहीं दिया हुआ है ही नहीं। लिथुआनिया ये तो छोटा सा प्रांत है। हमको एक यूरोप का मैप मिले ताकि हम प्रशा को देख सकें। नीचे देखता हूँ एक बार, क्योंकि जरा थोड़ा सा होल्ड करें, एक यूरोप का मैप मिल जाए। चलिए, इसमें अभी यूरोप का मैप इसमें नहीं, अभी आगे है आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो क्या स्थिति बन रही है, कैसे आपका प्रशा में भी ये चीजें उभरने लगी हैं, कैसे आम जनता विरोध के रूप में आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब जब पास में क्रांति होगी तो दूसरे राजाओं को चिंता होगी, और चिंता क्यों ना हो जब आपका पड़ोसी देश में राजतंत्र को खत्म होने के बाद लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, तो लोगों में एक जागरूकता की मिसाल और तौर पर ये सारी चीजें आपकी बढ़नी बड़ी स्वाभाविक है। ऐसी हैं, स्वाभाविक है ये सारी चीजें। आइए, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई। आप देखिए, आप क्रांतिकारी युद्ध कर रहे हैं तो नुकसान भी किसको होगा? जनता को। और आर्थिक कठिनाइयां भी कौन झेलेगी? जनता।
ठीक, पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद, अब मोर्चों का मतलब है जहां भी युद्ध लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में व्यक्ति भर्ती हुए हैं, अब वो अपने घर में तो नहीं है, घर तो खाली पड़ गए। अब घर में कौन बचा हुआ है? तो घर से चले जाने के बाद घर परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के आपके कंधों पर आ गई। कैसे आ गई? औरतों के कंधे पर। और होता ही है, जब पुरुष घर से बाहर नौकरी करने के लिए चला जाता है या तो उस समय पूरी जिम्मेदारी किस पर होती है? औरतों के कंधे पर होती है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक हिस्सा क्या बोल रहा है कि भैया हमको इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा, ठीक, बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 में संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। आपने देखा है कि जो वोट डालने का राइट था केवल 40 लाख लोगों के पास था, कहीं 19 लाख लोगों के पास था, लेकिन टैक्स पेयर कौन था? आपका तीसरा वर्ग स्टेटस था। ठीक, लोग राजनीतिक आपके क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियां और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। क्लब होते हैं उस जमाने में जहां लोग बैठते हैं। ठीक, इसमें एक क्लब का नाम सबसे जरूर आएगा, ध्यान दीजिए, इस क्लब में जैकोबियन क्लब। अब ये क्लब आपको भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हैदर अली जो आपका टीपू सुल्तान है, हैदर अली का पुत्र, वो इस महाक्लब का मेंबर बनेगा भारतीय, और अंग्रेज फिर इससे फूक जाएंगे। तो ये क्लब को आप ध्यान रखना है। कह रहे जैकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कंवेंट ऑफ सेंट केप्स के नाम पर पड़ा था, जेकब के नाम पे पड़ा था, जो इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं ऐसा कर रही थी और उन्हें भी अपने क्लब ही बना दिया गया। इस अध्याय में खंड 4 पर अपनी गतिविधियों और मांग के बारे में और जानेंगे। इनकी मांग क्या है, इनकी चीजें क्या है, इन सबको आपका जानेंगे और इनको देखेंगे। लोग किसके मेंबर बन गए? जैकोबियन क्लब की, जो राजनीतिक अधिकारों की मांग करता था, उसका सदस्य होना, और वो फिर उससे अपने संगठन के माध्यम से वो सारी चीजें किया करते थे। ध्यान दीजिए बेटा, सामने देखते रहिए। अब बात कर रहे हैं जैकोबियन क्लब की। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज में कम आपके समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी कि जैकोबियन क्लब के जो मुख्यतः लोग थे वो क्या थे? सोशल रूप से पिछड़े थे, इतने मालदार नहीं थे। क्लियर है? उस हिस्से से लोग आते थे, और जैकोबियन क्लब के वही लोग मालदार मतलब इन्हें व्यक्ति थे। अब देखिए इसमें कौन थे? छोटे दुकानदार थे, कुछ कामगीर थे, जो आपका जूता बनाते थे वो लोग शामिल थे, पेस्ट्री बनाने वाले शामिल थे, इसमें घड़ी सज्जा वाले थे, छपाई करने वाले, नौकर थे, और दाढ़ीहार मजदूर। यानी कि आप अगर देखोगे तो जैकोबियन क्लब का मेंबर तीसरे स्टेटस को अगर आप देखोगे, वही लोग इसमें शामिल थे। अब कुछ बच्चे को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आपका तीसरा स्टेटस कौन सा है, तो मैं वापस एक बार दिखा देता हूं। देखिए, ये तो नेशनल असेंबली है, ये था आपका तीसरा स्टेटस। देखिए, फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। ध्यान दीजिए, पहला स्टेटस में था पादरी वर्ग, जो आपके सर्वोच्च थे, सबसे ऊपर। ध्यान दीजिए, दूसरा वर्ग था जो आपके कुलीन यानी कि जो अमीर वर्ग थे, और तीसरा वर्ग था जो आम लोग थे, जिसमें बड़े व्यापारी, वकील, किसान, छोटे कामगार, मजदूर, ऋणी व्यक्ति। इसमें भी ABC 3 पार्ट में डिवाइस था। क्लियर है? तो जो टैक्स पेयर थे वो कौन थे? ये लोग थे। अधिकार किनके खत्म थे? इन लोगों के। क्लियर है? पॉपुलेशन में कौन ज्यादा था? ये। और सबसे ज्यादा राइट्स किसके पास थे? इन दोनों वर्गों के पास। क्लियर है? वोटिंग राइट्स भी इनके पास था, टैक्स पेयर ये भी नहीं करते थे, समाज में वर्चस्व इनका था, नीति निर्धारण ये करते थे, और ये उनको झेलते थे। और विद्रोह किसने किया था फ्रांस में? यही तीसरा वर्ग स्टेटस है जो विद्रोह कर रहा है। क्लियर है? और जैकोबियन क्लब का मेंबर कौन है? यही व्यक्ति जैकोबियन क्लब के मेंबर है। इसलिए मैं बार बार तीसरे स्टेटस की बात करता हूं, पहले स्टेटस की बात करता हूं, दूसरे स्टेटस की बात करता हूं, तो ये संरचना आपको समझ आनी चाहिए वहां के समाज की। क्लियर है? चलिए, देख लिया। अब देखिए, उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था।
जैकोबियन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसे समाज को फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने घुटने जाने वाले बिचेस में आपका कुलीनों को खुद अलग ही करने के लिए किया गया था। यह बिचेस पहनने की कुलीनों की सत्ता समाप्त करने का ऐलान का उसका तरीका था कि कैसे हम उनको खत्म करेंगे। तो ये देखिए किस तरीके की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया? एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? अब एक बार देख ले, पूछ ले जैकोबिन क्लब के बारे में, कुछ पीछे पूछना हो, किसी का कोई डाउट हो मेरे प्यारे बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड टोपी आप देख चुके हैं। रेड टोपी का मतलब क्या है? जो हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है उसका मतलब भी हम पकड़ते हैं, देख चुके हैं। अब देखिए, इसलिए जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाले, घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। इसलिए लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जो बिना घुटने वाले जो नेकर उनको पहनते थे और महिलाओं को ऐसी अनुमति नहीं थी। 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थ की महंगाई के अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई कि भैया गर्मी का मौसम आया है, जैकोबिन क्लब ने जैसे देखा कि जो खाद्यान्न पदार्थ है वो महंगाई हो गई है, उनके रेट आपके बढ़ गए हैं, उसके लिए उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई बहुत मार्क्स लेवल पर। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरोलिल के महल के पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव दिया और नए चुनाव कराए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, मतदान करने का अधिकार दिया गया। यहां से निकला चुनाव का राइट्स। कैसे? उन्होंने वहां के राजा को उठाया, पकड़ा, बंदी बनाया और ये नियम बना दिया कि जिनके पास संपत्ति है या नहीं है वो अब वोटिंग राइट्स कर सकते हैं। पहले क्या था? जिनके पास संपत्ति नहीं है वो क्या नहीं था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। अब 21 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट कर सकता है। ठीक? अब कह रहे हैं कि नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेक्शन का नाम दिया गया। अब जो नई असेंबली चुन के आई, क्या कहा गया उसका? आपको कन्वेक्शन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया है, यानी कि 1792 में क्या हुआ? फ्रांस से राजतंत्र समाप्त हो गया और फ्रांस एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। कितनी बड़ी बात है! क्या बना? फ्रांस एक गणराज्य बना। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां सरकार का प्रमुख चुनाव के जनता करती है। यानी कि गणतंत्र का रूप क्या है? जो उसका प्रमुख होगा, इसका देश का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव जनता करती है। यही है गणतंत्र की परिभाषा। जो हेड ऑफ नेशन है वो कैसा होता है? इलेक्ट होता है, ना कि नॉमिनेटेड। कैसा होता है? इलेक्ट होता है। और किसे इलेक्ट किया गया था उस समय? हमारे यहाँ कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। कह रहे अब जो राज प्रमुख शुरू होगा वो राजशाही नहीं होगा। ठीक? और कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, करने की कोशिश कीजिए और देखिए कब और कब कैसे गणतंत्र बने। अब आप मुझे बताओगे भारत आजाद कब हुआ और भारत गणतंत्र कब बना, ये आपको बताना है। तो ये सफर है आपका फ्रांस का, अपनी आजादी को लेकर, कैसे वो आजाद हो रहे हैं, क्या क्या संघर्ष उन्होंने झेले हैं, कैसे वो शुरुआत करी है, उनको आपका देख सकते हैं। देख लिया आपने?
तो कैसे नव निर्वाचित हुई है सब, हाँ, और क्या बन गया फ्रांस अब एक गणतंत्र। चलिए देख लिया। तो इस तरीके से अब फ्रांस क्या बन गया है, आपका गणतंत्र, यानी कि फ्रांस आजाद हो चुका है 21 सितंबर 1792 को। ध्यान दीजिए, ये इसके आजाद होने की डेट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इससे आगे आपको क्रांति में आपको समझ आ रहा है कैसे बात हुई, और सबसे पहले क्रांति का हब माना जाता है यही जैकोबिन क्लब है। क्लियर है? तो इतना हम सारी चीजों को देख चुके हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।